नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। अभी मैं एमडीयू के कैंपस में खड़ा हूं और एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा जो कि पिछले महीने भर से हमारे चारों तरफ चल रहा है, लेकिन पता नहीं शायद हमारा कितना ध्यान उस बात पर है, वो है किसान आंदोलन। खन्नौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान पंजाब से आए हैं और इस तरफ से हरियाणा के जो किसान हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के किसानों को रास्ता दिलवाएं ताकि वो दिल्ली के बॉर्डर तक जाएं। और बीच में एक जो युवा किसान हैं शुभकरण, उनका भी डेथ हो चुकी है। उसमें भी काफ़ी सारा कुछ कंट्रोवर्सी हुई है कि वो जिस गोली से उनकी डेथ हुई है उसको लेकर के काफ़ी सारी बातें चली हैं। खैर, मेरे साथ रूरल डिस्ट्रेस पर, किसान आंदोलन पर बातचीत करने के लिए महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्च स्कॉलर हैं और इनसे हम प्योर इंटेलेक्चुअल बात करेंगे कि आखिरकार ये मुद्दा कितना बड़ा है और इसके क्या कारण है और वे आउट क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि सॉल्यूशन पर भी बात करें, प्रॉब्लम पर बहुत बातचीत होती है। तो सबसे पहले मेरे साथ मेरे लेफ़्ट साइड में हैं अनिल कुमार जी। तो अनिल जी, एक बार आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर हम शुरुआत करेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एमडीयू में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से रिसर्च स्कॉलर हूँ। अच्छा अनिल जी, क्या आप ये किसान आंदोलन को, रूरल डिस्ट्रेस को आप एज ए रिसर्च स्कॉलर कैसे देखते हो? क्योंकि युवा जो है, अगर वो इस मुद्दे को समझ गया तो समझिए कि हम देर सवेर इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। सत्संग जी, जहाँ तक मेरा मानना है, इस मुद्दे को हमें सीरियस लेना ज़रूरी है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि भारत की जो जनसंख्या है उसका 64% हिस्सा गांव में रहता है और भारत की लगभग 47% जनसंख्या जो है वो कृषि आधारित रोजगार पे डिपेंड है जी। तो इसके ऊपर जब बात होती है तो इनकी जो समस्याएं हैं वो एजुकेशन को लेकर आएँ, चाहे हेल्थ को लेकर आएँ, चाहे इनके जो एग्रीकल्चर के मुद्दे हैं उनको लेकर आएँ। मेरे पास एक डेटा है इस बार के, जो हमारा बजट आया था 2023-24 का जो बजट आया था उसका अच्छा। डेटा है, अभी 24 का नहीं, क्योंकि इस बार एंटरिम बजट आया है। ठीक है, तो 2023-24 का जो बजट आया था उसका मैं आपको एक डेटा देता हूँ कि अभी जो बजट पास हुआ उसमें जो कृषि के लिए जितनी भी किसान से संबंधित जो भी योजनाएं थी उससे रिलेटेड कुछ डेटा ये है कि भाई जो इनकी खर्चे का जो आवंटन होता है कि भी जितना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था उसमें कितनी हम बढ़ोतरी करें, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है कि 47% जनता उसके ऊपर निर्भर है प्रॉपरली, क्योंकि वो रोजगार से जुड़ी हुई वहाँ के। तो इसमें क्या है कि 5.8% जो है ना वो मामूली सी वृद्धि हुई है, मामूली सी बढ़ोतरी की गई है एग्रीकल्चर को लेकर के। दूसरी चीज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च है और डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एग्रीकल्चर में मात्र 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इतने बड़े देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है और 140 करोड़ का 64% हिस्सा कृषि के गांव में रहता है और उसमें से 47% जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर पे बेस है। उस पर 1000 करोड़ रुपए कितना खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, कौन सी रिसर्च हम लेकर के आएंगे? सब्सिडी में जो है, कृषि की जो सब्सिडियाँ हैं उसकी जो खाद्य सब्सिडी है वो 31% तक कम कर दी गई बजट के अंदर, और जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी हैं वो 22% तक कम कर दी गई। जो एलपीजी वाली हैं, जो हमारी लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाली है, वो 75% तक घटा दी गई है। इसको प्रॉपर ये, क्योंकि रूरल लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि गांव के लोगों का साधन क्या है कमाई का, वो एग्रीकल्चर है। लेकिन एग्रीकल्चर पे पैसा सरकार खर्च नहीं कर रही है, वो सिर्फ दिखावे के लिए कि हम इतना बढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो लोगों के लिए समस्या बन गया है कि हम क्या करें। रूरल डिस्ट्रेस में आप क्या क्या चीज़ों को देखते हैं? एक तो रोज़गार के साधन नहीं बचे, यानी कि एग्रीकल्चर जो है, प्रोफेशन जो है वो एक प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं रहा, प्रॉफिटेबल वेंचर बनाने की कोशिश नहीं की गई। अच्छा, प्रॉफिटेबल वेंचर तो है, क्योंकि कृषि दूसरे देशों में भी की जाती है, वहाँ पे भी तो फ़ायदा कमाते हैं किसान, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं कमा पा रहे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैकेनाइज्ड भी हो गया है सब कुछ। नहीं, चीज़ें बढ़ रही हैं, सेक्टर बढ़ रहे हैं, मैकेनाइज वो किस तरीके से करेंगे? अभी जैसे पिछले साल 2 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था, उसमें लिया गया कि भाई हम जो है एग्रीकल्चर को एज ए इंडस्ट्री मान करके इंडस्ट्रियलिस्ट को इसके अंदर उतार रहे हैं। लेकिन क्या आपके पास वो व्यवस्था है कि इस 47% जनसंख्या को आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे आगे के लिए? क्योंकि एकदम से इंडस्ट्रीज़ के अंदर आने से क्या होता है,
मशीनीकरण होता है चीज़ों जी। का। और मशीनीकरण क्या है कि वो ह्यूमन लेबर को कम करता है जी। और ह्यूमन लेबर कम होगी तो वो जो लेबर कम हुई है एकदम से बाहर आएगी, जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, वो एकदम से उभर करके सामने आएगी स्पष्ट बेरोजगारी के तौर पे। अनिल जी, मेरा एक बड़ा सवाल है जो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी गांव जैसा मन रखता हूँ, इन चीज़ों को और भी बिल्कुल बेसिक लेवल से समझता हूँ इन चीज़ों को। हम ये तो बात करते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सरकार का काम है, क्योंकि सरकार वेलफेयर स्टेट है, उसको हर हाल में लोगों के वेलफेयर के बारे में ही सोचना है, ऐसी प्लानिंग करे, ऐसी चीज़ों को एग्जीक्यूट करे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन अगर आप गाँव में जाएंगे, जिनकी ज़मीन है, कोई खेत में जाके राजी नहीं है, मेहनत करके राजी नहीं है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, अगर हम रोहतक के और सराउंडिंग की बात करें तो वो क्रॉप रोटेशन सिर्फ 2 ही करते हैं, रबी की और खरीफ की फसल करते हैं। लेकिन सरकार कोशिश करिए कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो। कितने सारे लोग उस चीज़ के लिए मेंटली तैयार हैं। सोइल टेस्टिंग एक होता है कि सोइल टेस्ट करवाओ, आपकी फसल जो है, आपकी ज़मीन किस चीज़ के लिए, और तो आपको मतलब अच्छा प्रॉफिट मिल सके, लेकिन किसान बहुत कम जहमत उठाता है उसको करने की। इसके पीछे आप कैसे देखते हैं इसको? आप मेरा मानना ये है कि जो आपने बात की कि भी किसान खेत में जा नहीं रहे हैं, पहली बात तो आपने ये उठाई। इसका जवाब ये है कि किसान तो खेत में चले जाएंगे, लेकिन उनको ये लग रहा है कि इस किसानी से फ़ायदा क्या कमाएंगे हम, हमारा जीवन आगे बढ़ेगा कैसे। अगर जीवन आगे नहीं बढ़ेगा तो व्यक्ति उस रोज़गार की तरफ जाना कम शुरू करता है, इसलिए वो क्या करता है, गांव से निकल के शहर की तरफ भागता है और रोजगार ढूंढता है। ये बिल्कुल सही है कि वो गांव से निकल कर शहर में जा रहा है, वहाँ मेहनत कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन है, ना तो वो शहर जा रहा है, ना वो अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा है। और अगर वो हमारे जो बच्चे हैं, किसानों के बच्चे, वो क्लासरूम में या निकल के सारे पास होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रूरल डिस्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हैं, कहीं ना कहीं हमें किसान को भी अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हर किसी की बनती है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि आपके पास है ना, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाएं जी, सरकार अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाएगी तो उसको पता होना चाहिए ना कि किसान के अंदर जागरूकता पैदा करे कि भी हम ये चीज़ लेके आ रहे हैं। जैसे आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात की कि भी आपको विविध फसलों का उत्पादन करना चाहिए जी। लेकिन सरकार की प्लानिंग क्या है उसके लिए? सरकार अपनी प्लानिंग तो स्पष्ट करे कि भी हमने ये प्लान किया, ये चीज़ उपजाइए, और किसान को जागरूक करे। क्या किसान ऐसा है कि वो नहीं करेगा? जब यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, हमारे यहाँ पे हरित क्रांति हुई थी, तो क्या किसानों ने ये मना किया था कि हम यहाँ पे ये उत्पादन नहीं करेंगे? उसकी प्रॉपर प्लानिंग थी कि आपको ये करना है, इस तरीके से करना है। वो ऐसे थोपा नहीं गया था किसी के ऊपर, और जहाँ पे सक्सेस कर पाई वहीं पे सरकार ने लागू किया उसको जी। अब अगर ऐसा है डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आपको जाना है तो फिर आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ऐसे ऐसे करके देखते हैं। जो चीज़ सक्सेस कर रही है, मिट्टी का आप देख रहे हैं, मिट्टी को देखें कि इस मिट्टी में क्या उत्पादन हो सकता है, तो आप करिए फिर वहाँ पे, और किसान को सब्सिडी दीजिए ना शुरुआत में। एकदम से किसान कैसे कर पाएगा? जी, मेरे साथ एक रिसर्च स्कॉलर और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, आपके पास भी आऊँगा मैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम मंजीत है और मैं हिमसार डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर हूँ। अच्छा मंजीत जी, सरकार ने इस सब को समझते हुए प्रयास तो काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। 2006-07 में MS स्वामीनाथन की एक कमेटी बनी थी जिसमें उन्होंने C2+50 का एक फॉर्मूला दिया था। अगर इसको लागू किया जाए तो खेती जो है प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है, लेकिन वो लागू आज तक नहीं हुआ। जो कांग्रेस बीजेपी को कह रही है कि लागू करो लागू करो, 2007 के बाद 2014 तक तो कांग्रेस ही थी ना, यूपीए की सरकार थी, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। एनडीए ने भी इसको लागू नहीं किया। तो इसको आप कैसे देखते हो कि किसानों के साथ पॉलिटिक्स हो रही है या हो क्या रहा है? इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है? सबसे पहली बात तो आपने C2+50 का जो फॉर्मूला बताया है, ये आप देखोगे जो 2014 का कैंपेन है नरेंद्र मोदी जी का, वो उस कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा रहा है। उन्होंने इसको बहुत प्रमोट किया है। जब ये प्रमोशन में आया है तो उन्होंने इसको बार बार हाईलाइट किया है कि अगर जो फार्मर्स हैं उनको इस फॉर्मूले के तहत अगर प्राइसिंग हो रही है तो उनको बेनिफिट मिलेगा। जो उनकी क्रॉप है उस पर जो उनकी कॉस्ट है उससे फिर जो 50% जो मार्जिन रख के जो अपना प्रॉफिट है उनका जी, तो वो मार्जिन अगर उनको मिल रहा है तो बेसिक सी बात है कि अगर 50% मार्जिन उनको कॉस्ट से ऊपर मिल रहा है तो वो उसमें बेनिफिट सर्वाइव करेंगे, और बेनिफिट आगे से वो अपने जो अगर और नए प्रोडक्ट्स हैं जो फ्यूचरिस्टिक, अगर हम बात करें जो फॉरेन कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में जो क्रॉप स्टाइल होता है उसको अडॉप्ट करने में भी इजीली हो जाएगा। तो जो बेसिक सी बात जो अगर हम फार्मिंग के ऊपर करते हैं तो 2 चीज़ें हमेशा मेन होती हैं। एक तो आप कितना टीच कर रहे हो फार्मर्स को,
क्या आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो कितना फार्मर्स को टीच करने पे लगे हुए हैं। अभी मैं नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो हमारे यहाँ पे फार्मर्स को जो टीच किया जाता है वो FM के थ्रू किया जाता है। वहाँ पे एक टाइम आता है 11 से 12 के टाइम पे, वहाँ पे फार्मर्स को अवेयर किया जाता है, फार्मर्स अवेयरनेस के, कि आप कैसे क्रॉप करनी है, आपको कैसे ध्यान रखना है, आप इस चीज़ का यूज करो। जो गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से जो करना चाहिए कि वो रूरल मार्केटिंग करनी चाहिए, उनको फार्मर्स को इकट्ठा करो, एक टीचर को हायर करो, वो उनको बताए कि आपको क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की, आप कैसे इस चीज़ को अवॉइड करो, कैसे इस चीज़ को और बेटर कर सकते हो। लेकिन इंटरनेट के ज़माने में जहाँ एक क्लिक करो आप यूट्यूब पे जो चाहे इन्फॉर्मेशन आप सर्च करो। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को तो उसका रोल निभाना ही होगा, लेकिन किसान को भी एक विलिंगनेस, उसको भी तो एक उसको भी तो एस्पिरेशंस होनी चाहिए कि मुझे इस क्राइसिस से बाहर निकालना। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, हमारे भी खेत हैं, तो मेरे पिताजी शुरू से एक ही बात कहते थे, भाई खेती में कुछ नहीं रखा, तू पढ़ लिख ले, यहाँ तो हम मिट्टी में मिट्टी हो गए, तू भी मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, इसलिए पढ़ ले। और उन्होंने मुझे खेत में कभी नहीं प्रमोट किया, और सभी के साथ यही हो रहा है। किसान के बेटर ये होता कि बच्चों को बाहर निकालो, हम तो बर्बाद हो गए। अभी जो आपने मिट्टी में मिट्टी होने वाली बात है, ये बहुत ही सही बात की है। ये एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है जो हमारे ऑल ओवर, खासकर जहाँ खेती से जो घर चलता है वहाँ पे चलती रहती हैं चीज़ें। अभी आप देख रहे होगे जो सबसे बड़ा इश्यूज जो हमारी कंट्री में चल रहा है कि बच्चे फॉरेन में जा रहे हैं जी। 20-25 लाख रुपए इकट्ठे करके जो गांव वाले हैं लोग, वो क्या करते हैं कि अपनी कोई ज़मीन है उसको कहीं बेच दिया या कुछ करके अपने बच्चों को फॉरेन में भेज रहे हैं। क्या वहाँ जाओ, वहाँ आपको चांसेस ज़्यादा हैं, आप पैसा कमा सकते हो। वहाँ करना क्या होता है उनको, वो रोज़गार वही, वो वहाँ भी जाके गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ जाके वो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, वहाँ जाके वो काउंटर पे बैठ के सेल कर रहे हैं। हाँ, पर फिर भी यहाँ पे अपनी ज़मीन को बेच के, अपनी ज़मीन को लोन पे लेके वो बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि उनको लग रहा है कि जो हमारे यहाँ का फ्यूचर है, जो रूरल फ्यूचर है, जो हमारे बच्चों का यहाँ फ्यूचर है, वो स्टेबल नहीं है। इसके लिए 2 बेसिक से रीज़न जिनको मैं काउंट करता हूँ हमेशा। जो सबसे पहला रीज़न है वो है एजुकेशन। एजुकेशन किसी भी चीज़ को चेंज कर सकती है, हमारी मेंटलिटी को, हमारे सोचने के तरीके को, हमारे रहने के स्टाइल को, हमारी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को, हमारी सारी की सारी प्लानिंग हमारी एजुकेशन से ही आती है। हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सब चीज़ें एजुकेशन के बेस हैं। और अगर हम रूरल एजुकेशन की जब बात करते हैं तो रूरल एजुकेशन का बड़ा जो पॉइंट होता था वो हमारा होता था कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। आप पिछले लंबे 3-4 साल से देखोगे कि जो रूरल स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको एक मास क्लोजर किया जा रहा है। उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनको एक मास क्लोजर गवर्नमेंट बोल रही है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। आप बच्चों को बुला कैसे रहे हो, आप फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो आप उनको ऐसी, आपकी लाइब्रेरी नहीं है वहाँ पे, आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, आप टीचर्स को प्रेशराइज़ नहीं करते हो कि आप अपनी क्लास को, हम प्रेशराइज की जब बात करते हैं ना, जब नॉर्मली मैं किसी से बात करता हूँ इस बारे में तो वो बोलते हैं कि टीचर्स ही काम नहीं कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि गवर्नमेंट कंट्रोल किस हद तक कर सकती है। वो हमारे पास रिसेंट एग्जांपल है कोविड का। जब एक गवर्नमेंट है वो एक आदमी को घर से निकलने से भी रोक सकती है कि आप अपना एक कदम भी घर से बाहर नहीं रख सकते हो, तो वो गवर्नमेंट क्यों उन टीचर्स को काउंट नहीं कर सकती है कि क्यों आप क्लासेस टाइमली नहीं ले रहे हो। अगर हो तो जैसे कोविड में किया, यहाँ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक दो सक्सेसफुल मॉडल की बात होती है, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसको कहा जाता है कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है कि एक तो जहर मुक्त खेती होगी और अगर इसको ढंग से किया जाए तो ये फ़ायदेमंद भी होगी। इस मॉडल को आप कैसे देखते हो? गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, वो भी इसको काफ़ी प्रमोट करते हैं। इस मॉडल को आप कैसे देखते हो? क्या ये डूएबल है या सिर्फ बातों में ही है? 2 चीज़ें हैं, आपने जो बात की है ना नेचुरल फार्मिंग की, उसमें, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो अभी चल रही है। हाँ, ये कोविड के बाद ज़्यादा ही हाइप में आई है क्योंकि कोविड के बाद लोग हेल्थ कॉन्शियस होना ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी दिक्कत क्या है कि जब हम नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आपको पता है कि जो हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम होता है। उसके लिए आपको जो प्राइसिंग है आपकी वो हायर पॉइंट पे सेट करनी पड़ती है। अगर आप कोई प्रोडक्ट है, मैं ग्रेन अगर ख़रीदने जा रहा हूँ, जो चना है, चना अगर मैं ख़रीदने जा रहा हूँ तो चना मेरे को 70 से 80 रुपये में मिल जाता है जो नॉर्मल चना है। और वहीं मैं ऑर्गेनिक चना खरीदने जा रहा हूँ तो मेरे को 250 रुपये के आसपास कॉस्टिंग होती है उसकी। तो कैसे एक कस्टमर है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं 80 रुपये से 250 रुपये के ऊपर, वो बड़ी देखने की बात है। तो जब वो
प्राइसिंग है उसमें अगर गवर्नमेंट अपना कुछ रोल प्ले कर रही है कि उस प्राइस को सब्सिडाइज कर रही है, वो फार्मर को प्रमोट कर रही है, तो तभी हम जाके उस चीज़ को रीजनेबल सेट कर सकते हैं। जी अनिल जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एमएसपी की डिमांड है, इसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इसके बगैर तो खेती किसी तरह से भी अब करना संभव नहीं है। अगर आप, क्योंकि एमएसपी में तो मिनिमम नॉट मैक्सिमम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके लिए भी सरकार अगर इस तरह से मतलब परेशान हो रही है या नहीं करना चाह रही है, या उन पे आंसू गैस के गोले फेंक रही है, मतलब कहने का मतलब ये ना करने के सारे बहाने उनको रोक रही है, तो आपको क्या लगता है कि एमएसपी की डिमांड कितनी लेजिटिमेट है? देखो सत्संग जी, क्या है ना कि हमें जब ये पता है कि किसान के लिए जो है वो खेती करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपने देखा 2 दिन पहले की बात है, पूरे रोहतक में या सोनीपत में या इधर उधर का जो एरिया है साथ में लगता हुआ, ओलावृष्टि हुई है बहुत ज़बरदस्त। अब किसान की फसल तो हो गई बर्बाद। अब वो मंडी में जब जाए, मान लो उसकी फसल सही दाम पे ना बिके, तो उसकी जो लागत है वो तक पूरी ना हो पाए। आप या तो एक काम कर लो कि भी उनको कम से कम इतना प्राइस तो रख दो कि भी आपका इससे कम नहीं बिकेगा पूरे साल, कभी भी बेच लेना। वहाँ पे जा कर के 100 बातें निकाली जाती हैं कि आपका तो गीला है, आपके में तो मिट्टी आ गई है, आपके में तो कुछ घुन पिसा हुआ है। यहाँ पे अलग अलग कई तरह की ऐसी खामियां निकालेंगे जिससे रेट को कम किया जा सके। तो इसके संदर्भ में एक चीज़ ठीक रहेगी कि आप एमएसपी का कानून बना दो कि भी इससे कम तो ना खरीदो, कि भी कम से कम इतना तो रहेगी भी किसान की लागत निकल आए एक समय पे, क्योंकि पैदावार तो ऑटोमेटिक, ये ओलावृष्टि होने के बाद ऑटोमेटिक कम हो जाती है। आप पैदावार का कुछ नहीं कर सकती सरकार कि पैदावार बढ़ा देगी वहाँ से एकदम से, यहाँ पे नहीं बढ़ पाएगी। दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब जिम्मेदारियों की बात आती है कि भी सरकार की क्या जिम्मेदारी है और किसान की क्या जिम्मेदारी है। किसान की जिम्मेदारी है फसल का उत्पादन करना और समय पे उत्पादन करना और उसकी समय पे देखभाल करना। क्या कभी हमने ऐसा सुना है कि भी किसान ने गेहूं जो है वो धान के समय पे बो दिए हों, या कभी ऐसा सुना हो कि धान उसने गेहूं के समय पे लगा दिए हों? एक शिकायत ज़रूर है कि किसान से फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डालते हैं, जिसके कारण ये खेती हर चीज़ में पेस्टिसाइड हो गया है। ये तो आप एक जेन्युइन कंसर्न मानते हो? मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आपने किसान को मार्केट के साथ जोड़ रखा है। आपने जब किसान को मार्केट के साथ जोड़ दिया है, सब लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं, तो किसान क्यों ये चीज़ सोच करके चलेगा कि भाई मैं इतना ऑर्गेनिक हो जाऊं कि मेरा घर ही ना चले। अब वो ऑर्गेनिक उत्पादन तो कर लेगा, लेकिन उसकी लागत जो है, उसके घर वाले जितने लोग काम करते हैं, अब उसे बाज़ार से उस तरीके से चीज़ें तो नहीं मिलती ना, इतनी सस्ती चीज़ें कि भी मैं 10 मन में जो है अपने घर का गुजारा कर लूँगा। उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है। उत्पादन ज़्यादा करने के लिए वो क्या करता है फिर? फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा वो। तो जितने पेस्टिसाइड यूज़ करेगा उसको लगता है कि भी मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। सरकार को इसका ऑप्शन निकाल लेना चाहिए। सर्कल हो गया एक तरह से, किसान की मजबूरी है कि वो पेस्टिसाइड ना डाले तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी और बिना प्रोडक्टिविटी के उसका घर नहीं चलेगा। पहले ही एमएसपी फिक्स नहीं है। बिल्कुल। तो आप ये कहना चाह रहे कि किसान चाहे भी तो उसकी पूरी इच्छा हो कि मैं किसी को जहर वाला प्रोडक्ट ना बेचूं, तो वो खुद मर जाएगा। किसी की इच्छा नहीं होती कि वो जहर बेचे। क्यों? क्या इच्छा? किसी भी किसान से पूछो जा करके कि भी अगर आपको सही दाम आपकी 10 मन का ही मिल जाए, एमएसपी तक नहीं मिल रहा उसे, ठीक है, अगर 10 मन का ही सही दाम मिल जाए तो वो क्यों ये सोचेगा कि भी मुझे 2000 मन उगाना है? जी, तो अभी हम वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूँगा। सर आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, उसका वे आउट क्या है, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, और एज ए युवा हमारा क्या इसमें रोल हो सकता है? सबसे पहले तो जो आप अभी एमएसपी की बात की है आपने, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एज ए मैनेजमेंट स्कॉलर होते हुए कि एमएसपी की इम्पोर्टेंस क्या है। जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केट होती है वो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट होती है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है कि जो कंपटीशन है, जितने भी फार्मर्स है सब में सेम कंपटीशन है, सबका प्रोडक्ट इक्वलाइज होता है लगभग। किसी का दाना ज़्यादा से ज़्यादा मोटा हो गया है, किसी का कम हो गया, सिर्फ इतना फ़र्क होता है। जो ग्रोइंग मार्केट है वो सबका सेम है। सब अगर जो गेहूँ उगा रहे हैं तो सबके गेहूँ ही सेम है। वो जैसे ही आप अगर चने की बात करोगे सबका चना सेम है। तो उसकी प्राइसिंग जब तक सेट नहीं होएगी, एक कस्टमर्स और एक सेलर वो दोनों हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। कस्टमर को नहीं पता होगा कि मेरे को कहाँ पे जाना है, और जो सेलर है उसको नहीं पता होगा, जो फार्मर है, कि उसको कितने प्राइस पे बेचना है अपना प्रोडक्ट है। तो उसमें बहुत ओल जोल हो जाएगा। एक इतनी बड़ी मार्केट है जिसमें आप कोई प्राइस सेट नहीं करोगे जब तक किसी चीज़ का। इसलिए हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेवारी आती है कि आप कोई
मिनिमम प्राइस आप रख के दो, जिससे कि एक कस्टमर को पता चले कि इस प्राइसिंग के ऊपर मेरे को प्रोडक्ट खरीदना है। उसको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि हाँ इस लेवल से ऊपर मैं हम फिर देखते हैं कि हमारा दाना छोटा है बड़ा है, उसके ऊपर 100-200 रुपये का हेरफेर हमेशा चलता रहता है कि जो किसान है अगर किसी के गेहूँ अच्छे हो रखे हैं तो हमेशा 100-200 रुपये प्रॉफिट मार्जिन रख सकता है अपनी फसल के हिसाब से। पर वो एटलीस्ट उसको इतना तो पता होना चाहिए कि अपना जो कॉस्ट है उसकी, जो उसका मिनिमम प्राइस है वो कहाँ से उसके ऊपर अपनी प्राइसिंग को सेट करेगा। जी। और जो दूसरी बात है कि युवा को कैसे उस पर भागीदारी दिखानी चाहिए। हम एज ए रिसर्च स्कॉलर होते हुए इस पे अपना एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो 7 तारीख को रखा है हमने। 7 मार्च को यहाँ पे एक्टिविटी सेंटर में रखा है। उसमें हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि जो हमारा किसान आंदोलन को लेके एक तो जो क्या बोलते हैं उसको कि हमें पता ही नहीं किसान आंदोलन में डिमांड्स क्या हैं, किस तरीके से लोग मोब हो रहे हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, मोबिलाइज हो रहे हैं। दूसरा फिर रूरल का क्या कनेक्शन है इसके साथ। जो किसान की जब बात होती है हम नॉर्मली उसमें जो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है कि हम एक स्पेशल पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट कर लेते हैं कि सिर्फ वो कास्ट है उसको वो ऑर्गेनाइज कर रही है उस चीज़ को। दूसरी चीज़ क्या होती है जब हम किसान की बात करते हैं तो किसान में भी सिर्फ वो किसान नहीं होते कि जो जाके एक्चुअल फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, उसमें वो लोग भी होते हैं जो किसान से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसकी जो अगर कस्सी का उत्पादन कर रहा है, जो उसमें खुरपी का उत्पादन कर रहा है, जो बीज का उत्पादन कर रहा है, जो पेस्टिसाइड्स बेच रहा है, वो हर कोई उस फार्मिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है जी। तो वो सारी की सारी जो मेन बेस है उसका रूरल है। आप देखोगे कि रूरल में जो लोग हैं वो फार्मिंग में जो अपने खेतों में जाते हैं वहाँ पे जाके उनका डे टू डे बिजनेस होता है, वो डे टू डे काम करते हैं। अभी अनिल भाई ने बात उठाई थी ओलावृष्टि की। अभी ओलावृष्टि की वजह से जो प्रोडक्शन है वो 15 से 20 मन के आसपास ही वो डाउन हो जाता है। जो प्रोडक्शन है एक हेक्टेयर के बीच में अगर बात करते हैं तो हम उसका जो लॉस है वो किसान फिर किससे निकालने की सोचता है, जो उसके पास मजदूर आएंगे। जो मजदूर आएंगे वो उनकी कॉस्ट में कटिंग करेगा तो उनके ऊपर भी वो स्ट्रेस आना है। जो उनको अगर वो 500 रुपये दे रहे थे तो उसको वो 400 रुपये सोचेगा कि यहाँ से अपनी कॉस्ट को निकालूं। और वो सिर्फ मार किसान के ऊपर नहीं आ रही है, वो उस गरीब के ऊपर भी आ रही है जो वहाँ जाके खेत में काम कर रहा है। और वो जो खेत में काम करने वाला गरीब है उसके बच्चे पहले ही बीमारी से जूझ रहे हैं जी। ऊपर से वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम सोर्स सिर्फ वही वहाँ तक इन्वॉल्व है। वो या तो उनको आउटर मार्केट में रह के सर्वाइव करना पड़ता है जहाँ भी उनको ऐसे ही कम प्राइस में रखा जाता है। तो इसीलिए हम इस मुद्दे को चाह रहे हैं कि ये मुद्दा लोग जानें और जो सरकार है उस पर कोई अच्छा एक्शन ले और उस पर काम जी। करें। अनिल जी, लास्ट में जाते हुए एक लास्ट सवाल मैं आपसे जो जिसका आप 1 मिनट के अंदर जवाब दें कि मार्केटिंग भी किसान को अपनी मजबूत करनी पड़ेगी। अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी होगी तो खुद का प्रोडक्ट, खुद की मार्केटिंग स्किल, शायद वो बेटर तरीके से अपनी चीज़ों को आगे। नहीं, इसके लिए क्या है ना कि किसान मार्केटिंग करेगा कैसे। वो अपनी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकता, उसके पास स्टोरेज है ही नहीं। मार्केटिंग तो तभी कर सकता है ना कि भी उसके पास स्टोरेज हो, वो लंबे समय तक उसको स्टोर करके रख सके, उसके बाद वो मार्केट में उसको उतार सके। लेकिन उसके पास स्टोरेज का कोई ऐसा साधन है नहीं कि वो उसको मार्केट में उतारने के लिए इंतज़ार कर सके कि भी मैं इसको इस समय पे जा करके बेच दूंगा। इसलिए क्या है ना कि मंडी में उसके साथ बार्गेनिंग हो जाती है इस मामले में। और उस बार्गेनिंग से बचने का यही एक तरीका कि भी या तो किसान के पास स्टोरेज हो या फिर उसको ये MSP वाली जो इनकी डिमांड है इसको पूरा कर दे। जबकि एक समय बेचेंगे तो उस समय पे कम से कम इतना तो मिल जाएगा जी इस मंडी में। तो ये थे मेरे साथ रिसर्च स्कॉलर अनिल और मंजीत, जिन्होंने बड़ा अच्छा लगता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जागरूक है किसान से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, रूरल डिस्ट्रेस के लिए कि आखिरकार ये मुद्दा है क्या और उसके क्या पॉसिबल सलूशन है। मैं तो आशावान हूँ कि धीरे धीरे कभी ना कभी हम उस क्लाइमेक्स पे पहुँच जाएंगे जहाँ हमें इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम का भी सलूशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।